हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर सेकंड के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो सेकंड लॉ, एंट्रॉपी, कार्नोट साइकिल वगैरह पे क्या है डिपेंड होगा। ठीक, इसके पहले हम लोग जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एमसीक्यू दो पार्ट में डिस्कस किए थे। ठीक, इस चैप्टर के एमसीक्यू को भी दो पार्ट पे देखेंगे तथा अगर ऐसा लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अभी भी बचे हुए हैं तो इन दोनों चैप्टरों का एक एक पार्ट और बना दिया जाएगा, मतलब तीन तीन पार्ट हो जाएगा। ठीक, आज और कल को मिलाकर सेकेंड चैप्टर का दो पार्ट का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। आज एक पार्ट मैं अपलोड ही कर रहा हूँ, अगर टाइम रहा तो कुछ देर बाद सेकंड भी अपलोड कर दूंगा इसका पार्ट, नहीं तो फिर कल निश्चित तौर पे सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर दूंगा। ओके, आप इन लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और कहीं पे डाउट होता हो तो आप उसको कमेंट करके पूछें, टेलीग्राम पे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, जहां आपको सुविधा हो वहां पे ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप वहां से भी जाके जुड़ सकते हैं। तथा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के चारों चैप्टर के, मतलब जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो आपका सेकेंड पार्ट है, उसके चारों चैप्टर के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं, उनको भी आप जाके देखें। अगर कहीं पे डाउट हो रहा हो तो आप ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ जो आपका सेकेंड पार्ट है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अभी बचे हुए हैं, उसको भी जल्द से जल्द आपके लिए लाया जाएगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, कहीं से भी पेपर बने इजीली आप बस मेरे एमसीक्यू लेक्चर को देख के 40 में से 35 to 38 एमसीक्यू एकदम करेक्ट करके आएँ। और आप देखिएगा, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, एकदम या तो सेम या तो थोड़ा सा मैनिपुलेट वर्जन इसका, या थोड़ा सा इधर उधर घुमा के, मतलब इस टाइप का कर दीजिए आप, क्या होगा एमसीक्यू जरूर एग्जाम में पूछेगा। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में वीडियो लेक्चर देखे होंगे मेरा, उनको इस बात का अंदाजा होगा। ओके, तो इसको देखिए तथा अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ कार्नोट साइकिल एट द एंड ऑफ द साइकिल टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज। तो कार्नोट साइकिल की अगर बात किया जाए तो एट द एंड ऑफ द साइकिल द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता है, सेम रहता है, सेम एज द इनिशियल टेम्परेचर। आप ग्राफ वगैरह बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे चीज़ को। ठीक, क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादा मात्रा में, इसलिए थोड़ा बहुत हिंट मैं दूंगा। ज़्यादा डिटेल में जाने से क्या दिक्कत होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको देखने का मन नहीं करता। 20-25 मिनट का वीडियो रहे तो आप देखते हैं, कहते हैं हाँ एक बार देख ले जाए। अभी वही 1 घंटा 1.5 घंटा का रहे तो आपके मन में थोड़ी होता है कि इतना लंबा कौन देखेगा। तो आपकी सुविधा के लिए एमसीक्यू को पार्ट वाइज लाया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जा रहा है। और अगर आप नोट्स अपना पढ़कर एमसीक्यू देख रहे होंगे, थोड़े से हिंट आपके लिए सफिशिएंट हैं। ओके, सेकेंड नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज लोअर्ड, मतलब अगर सोर्स का टेम्परेचर घटाया जा रहा है तो इफिशियंसी क्या होगा उसका। तो देखिए आप फॉर्मूला पढ़ें, ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2। T2 क्या है आपका सिंक का टेम्परेचर और T1 क्या है आपका सोर्स का टेम्परेचर। T2 क्या होता है और T1 क्या होता है, ये दोनों केल्विन में होते हैं। ठीक, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी न्यूमेरिकल आए तो इन दोनों डाटा को केल्विन में रख के ही सॉल्व करिएगा। ठीक, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये केल्विन में होते हैं। अब देखिए किसको लोअर करने के लिए कह रहा है, किसको घटाने कह रहा है, T1 को। T1 नीचे सोर्स का टेम्परेचर है। तो अब देखिए जब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, N/D के फॉर्म में है, तो D घटा रहा, T1 घटा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर के वैल्यू को घटा रहे हैं। तो जब डिनोमिनेटर के वैल्यू को घटाएंगे तो जो ये फ्रैक्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर T1 का वैल्यू घटाएंगे तो T2/T1 का वैल्यू बढ़ेगा, और 1 में से घटने वाला वैल्यू जब बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगा आपका, छोटा होगा। किसी क्वांटिटी में से जो क्वांटिटी हमको घटाना है, अगर उसको हम बड़ा कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी छोटा हो जाएगी, और उस क्वांटिटी को अगर छोटा कर दे तो क्वांटिटी बढ़ाएगी। यही अगर T1 आपका बढ़ता तो ये रेशियो क्या होता, कम होता। तो जब ये रेशियो कम होता तो एफिशिएंसी क्या होता, बढ़ता, क्योंकि 1 में से निकलने वाला वैल्यू जो है आपका क्या होता, कम हो जाता। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर लोअर्ड होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर वही सोर्स का इंक्रीज करता है इसका वैल्यू क्या होता, इंक्रीज करता। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थ्योरेटिकली द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंकेज। थ्योरेटिकली कह रहा है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, थ्योरेटिकली बोल रहा है। ठीक है भाई, प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल है, T2/T1 कह रहा कि थ्योरेटिकली अगर सिंक का टेम्परेचर कितना रखा जाए कि आपका जो इफिशियंसी हो जाए, कितना हो जाए, 100% हो जाए कार्नोट साइकिल का। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे, अगर ये फ्रैक्शन पूरा 0 हो जाए तभी ये वैल्यू ईटा का 1 होगा,
और एफिशिएंसी 1 होने मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए अगर ये फ्रैक्शन कब जीरो होगा, जब सिंक के वैल्यू को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहीं लिखा है, और वो फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो कब होता है, जब न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। ठीक, और चूंकि T1 और T2 दोनों केल्विन में है, इस वजह से जीरो केल्विन की बात हम करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम T2 को जीरो केल्विन कर दें तो जीरो अपॉन T1 का वैल्यू कुछ भी रहा है, ऊपर जब जीरो है, ऊपर जब लड्डू है, नीचे कुछ भी रहा है, तो ओवरऑल लड्डू ही मिलने वाला है। आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए, मतलब अगर T1 मान लिए टीचर और आप T2 हैं, कितना भी पढ़ा दिया जाए, अगर जीरो चीज़ें सीखे हैं तो क्या होगा, लड्डू ही रहेगा आपके दिमाग में, मतलब कुछ नहीं घुसेगा। इसका मतलब क्या, कुछ घुसा ही नहीं है, जो पढ़ा है जैसे आप पहले थे वैसे ही हैं। वैसे कर्नाट साइकिल के साथ भी है, अगर सिंक का टेम्परेचर जीरो हो जा रहा है तो T1 कितना भी है वो क्या होगा, ओवरऑल T2/T1 क्या होगा, जीरो ही होगा। तो T2/T1 अगर जीरो रहेगा तो 1 माइनस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात किया है तो परसेंटेज निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख देंगे n%, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 100 कितना हो जाएगा, 100, मतलब एफिशिएंसी क्या आ गया आपका 100%। जिसका मतलब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन 2 to 7 डिग्री एंड 27 डिग्री इच। तो देखिए ईटा इक्वल टू जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर अपॉन, देखिए ईटा जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, T2/T1 लिखते हैं। ठीक, T2/T1 करके लिखा जाता है। T2 क्या होता है आपका लोअर टेम्परेचर, और T1 क्या होता है आपका हायर टेम्परेचर होता है। ठीक, तो T2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 27 डिग्री पुट करेंगे। ठीक, या आप इसमें ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर रिवर्सिबल इंजन की बात हो रही है तो आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, 1 माइनस T1/T2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और T2 तब आपको क्या मानना होगा, 2 to 7 डिग्री मानना होगा, और T1 27 डिग्री सेल्सियस मानना होगा, मतलब उसको केल्विन में कन्वर्ट करके। तो मैं तो कहूँगा अब इसी को ऐसे लिख लीजिए, ईटा इक्वल टू क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस T2/T1, और T1 को हायर टेम्परेचर कंसीडर कर लीजिए और T2 को लोअर। तो देखिए जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 1 माइनस, और T2 को लोअर बताए हैं क्योंकि हम जब लिखते हैं क्या लिखते हैं, जो सिंक का टेम्परेचर होता है लोअर, उसको ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लेना है 27 है, किसको, T2 को। तो 27 में 273 ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपका 300 हो गया। और नीचे भी जब कन्वर्ट करेंगे T1 को 227 को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो ये क्या हो जाएगा, 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 500। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप कितना आएगा, 200/5, 200/500। तो फिर जब उसको आप छोटा करेंगे तो कितना आएगा, 2/5, मतलब चौथे का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज दैट। तो सेकेंड लॉ क्या बता रहा है कि नो हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जो 100% क्या हो, एफिशिएंसी रखता हो। ठीक, थ्योरेटिकली भले हम कह दें, थ्योरेटिकली कहना मतलब क्या, थ्योरी के बिहाफ पे कह देना ऐसा ऐसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज़ संभव नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ रिवर्सिबल इंजन एंड एन इरिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर, द एफिशिएंसी। पूछ रहा है कि एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन है और दोनों क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए आप पढ़े होंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क इन अ हीट इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस देन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जब पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट होता है वर्क में हीट इंजन के केस में, वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, किसके तुलना में, इरिवर्सिबल प्रोसेस की तुलना में। ठीक, तो इस वजह से इफिशियंसी किसका ज़्यादा होगा, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा, हम कहेंगे कि जो एफिशिएंसी हो किसका ज़्यादा होगा, रिवर्सिबल वाले का एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हम क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे कि द इरिवर्सिबल इंजन इज स्मॉलर। ठीक, क्योंकि रिवर्सिबल का इसके तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं
एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो पहले हमको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन के बारे में सोचना है। तो रिवर्सिबल इंजन के केस में जो हीट कन्वर्ट होता है वर्क में, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल इंजन। तो जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ज़्यादा से हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इरिवर्सिबल इंजन का जो एफिशिएंसी होगा वो रिवर्सिबल से क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों को 10-10 चीज़ पढ़ाया गया, ये 10 चीज़ में से 8 चीज़ सीख पा रहा है और आपका दिमाग कहीं और भी डाइवर्ट है, आप बस 5 चीज़ें ही सीख पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है, इसका जो आपके दोस्त का एफिशिएंसी है जो ए है और इसको मान लेना बी, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 10 में से 8 चीज़ सीख रहा है, अब बी 10 में से 5 सीख रहा है। तो वही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन के साथ होता है। रिवर्सिबल इंजन के केस में क्या होता है, जो हीट आप देते हैं वो ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन में एज कम्पेयर टू द हीट गिवन इन इरिवर्सिबल इंजन। इरिवर्सिबल इंजन के केस में दिए गए हीट की अपेक्षा। ठीक, it means that the B option will be the correct, the irreversible engine is smaller. Okay, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर द वर्क सिस्टम ऑन विच द कर्नाट इंजन ऑपरेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द एंट्रोपी चेंज फॉर होल सिस्टम इज। करा कि फॉर द होल सिस्टम है। ठीक, फॉर द होल सिस्टम ऑन विच द कर्नाट इंजन ऑपरेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ होल सिस्टम इज। तो देखिए कितना होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आप ऐसे पढ़े होंगे, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्प्शन अगर हम कहें डेल्टा S1 है तो किसके बराबर होगा, Q1/T1 के बराबर होगा। आप बुक में पढ़े होंगे, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे। और दूसरा चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन कहें तो वो किसके बराबर होगा, डेल्टा S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2/T2 होगा। अब देखिए फिर पढ़ाया गया होगा फॉर कर्नाट साइकिल Q1/T1 इक्वल टू पढ़ाया गया होगा आपको Q2/T2 पढ़ाया गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा S2। तो नेट चेंज देखा जाए, नेट चेंज कितना हुआ, तो नेट चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो चूंकि दोनों जब बराबर हैं, मतलब जब हीट एब्जॉर्ब हुआ और जब हीट रिजेक्ट हुआ, दोनों कंडीशन में आपका एंट्रोपी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नेट आपका होगा, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, दोनों ये बराबर है तो चेंज इन निकालना है, मतलब डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2 जब इसको देखेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, डेल्टा S1 इक्वल टू Q1/T1 है। और चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन क्या है, डेल्टा S2 इक्वल टू Q2 क्या है आपका, T2 है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा है, जब कर्नाट साइकिल की बात करेंगे तो Q1/T1 इक्वल टू क्या होगा आपका, Q2/T2 होगा। ठीक, जब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, Q1/T2, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं डेल्टा S1 इक्वल टू, तो ये क्या होगा आपका Q1/T1 होगा। ठीक, Q1/T1 मतलब चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्प्शन। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मिसप्रिंट कर रहे थे, डेल्टा S2 जब लिखेंगे, जब हीट आपका क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो हम माइनस Q2 क्या कर देंगे, T2 कर देंगे। ठीक, हीट रिजेक्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो क्या लगाएंगे वहाँ पे, माइनस लगाएंगे। अब नेट चेंज देखेंगे तो अगर कर्नाट साइकिल के लिए बात किया जाए तो क्या होता है, कर्नाट साइकिल के लिए जो होता है Q1/T1 इक्वल टू क्या होता है, Q2/T2 होता है। ठीक, Q2/T2 होता है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से जब ये कंडीशन लगाया जाएगा तो देखिए नेट चेंज इन एंट्रोपी देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 प्लस
डेल्टा S2। तो इसको जब देखा जाए तो देखिए ये दोनों वैल्यू रखा जाएगा Q1/T1 और प्लस और साथ में क्या आ जाएगा माइनस करके Q2/T2। लेकिन कर्नाट साइकिल के लिए ये वैल्यू दोनों बराबर होते हैं, तो सेम वैल्यू आएंगे डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट साइन के साथ। सेम मैग्नीट्यूड है और डिफरेंट साइन है तो ओवरऑल वैल्यू जो नेट एंट्रोपी चेंज होगा वो कहा जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप सॉल्व करिएगा। पिछले केस में यहाँ देखिए मैं ध्यान नहीं दिया था, हीट रिजेक्ट हो रहा बाहर जा रहा है तो क्यू माइनस साइन रहेगा इसके साथ। ठीक, क्योंकि घटेगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ये 0 वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यर्थ नंबर क्वेश्चन करा कि हीट इंजन हीट एब्जॉर्ब, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं मैं। देखिए करा अ हीट इंजन एब्जॉर्ब अ हीट Q1। ठीक, अ हीट इंजन एब्जॉर्ब, हीट हटा दीजिएगा बीच से, अ हीट इंजन एब्जॉर्ब हीट Q1 at higher temperature and reject heat Q2 at lower temperature. The efficiency of the engine is, तो क्या हो जाएगा, ये तो आप फॉर्मूला पढ़े ही हैं, ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर मतलब Q2/Q1 करके होता है। ठीक, तो आपका क्या होगा बी नंबर ऑप्शन जो हो इसका होगा ये थर्मो क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अब फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन। द एब्सोल्यूट स्केल जो हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं किसमें यूज करते हैं, आप पढ़े होंगे कर्नाट इंजन में यूज करते हैं। एफिशिएंसी वगैरह हम जो T2 T1 यूज करते हैं क्या होता है वो एब्सोल्यूट स्केल ही तो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही तो यूज करते हैं केल्विन वाला। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, करा कि इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक फॉर अ कर्नाट इंजन इज T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा 1 माइनस T2/T1। अब इस पे हम लोग पीछे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। मतलब क्या होगा 1 माइनस T2/T1। इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, अ गैस एक्सपेंड अंडर कांस्टेंट प्रेशर P फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द वर्क डन इज, तो कितना वर्क डन होगा P इंटू डी भी प्रेशर इंटू चेंज इन क्या होगा वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा P V2 माइनस V1। क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा आपका ट्रू नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा वो क्या है आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। ठीक, इस वजह से ट्रू नहीं है। पहला वाला ट्रू है, देखिए स्टेटमेंट आप पढ़े होंगे। और दूसरा वाला कह रहा है कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। हाँ, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है उसको इंसुलेट कर दिया सराउंडिंग से, क्योंकि एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन दैट आकर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट और मास ऑफ सबस्टेंस। ठीक, बिटवीन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक, इस सिस्टम और सराउंडिंग में किसी तरीके का हीट और मास का इसमें क्या होता है ट्रांसफर नहीं होता। ठीक, सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस इंसुलेशन फ्रॉम सराउंडिंग इज रिक्वायर्ड। इस वजह से एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है सराउंडिंग से इंसुलेशन जो है मतलब उसको इंसुलेट करना क्या है आवश्यक है, उसको आइसोलेट करना क्या है आवश्यक है। ठीक, इसलिए बी वाला ही सही है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, इसलिए सी वाला सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कौन सा नहीं सही है, तो नहीं वर्ड यूज किया, इसलिए डी वाला क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, नॉट वर्ड यूज किया तो जो निगेटिव सेंस वाले रहते हैं जो स्टेटमेंट नहीं करेक्ट होते हैं उनको सही माना जाता है। तीनों सही, अगर पूछता कौन ट्रू है तो तीनों सही रहता, नॉट ट्रू पूछा इसलिए डी वाला करेक्ट लगाएंगे। ठीक, 13 क्वेश्चन करा कि द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड वर्क डन 500 जूल ऑफ वर्क इज 500 कर
कह रहा कि द इंटरनल एनर्जी change in a system that absorbs 2 kilocalorie of heat and done 5 joule of work done and done रहेगा, ठीक, done 5 joule of work each। जिसका इंटरनल एनर्जी पूछा है तो देखिए फर्स्ट लॉ आप पढ़े ही हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक। जो ये आपका हीट होगा, चेंज इन हीट, वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो वर्क डन है उसके बराबर है। तो देखिए क्या क्या वैल्यू दिया है, डी यू का वैल्यू पूछ रहा है, डी क्यू का वैल्यू दिया है 2 किलो कैलोरी, और डी डब्ल्यू का वैल्यू दिया है। तो देखिए यहाँ से क्या किया जाएगा, डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू देखिए ये जूल में दिया है तो किलो कैलोरी को भी क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 किलो जूल होता है। इसका मतलब क्या होगा, 2 किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा, 2 किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4.2 किलो जूल। अब देखिए वर्क जो है जूल में दिया है तो इस किलो जूल को भी क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8400, मतलब 8400। ये आ गया इसका वैल्यू डी क्यू का, और डी डब्ल्यू वैल्यू कितना दिया है 500 जूल, तो उसमें से आप घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 7900 जूल आएगा, ठीक। अब कन्वर्ट कर लेंगे इसको, आसान कैलकुलेशन है, मतलब जो आपका वैल्यू निकल के आएगा डी यू का वो क्या हो जाएगा 4800 माइनस वर्क डन कितना आपका 500 जूल, तो कितना आ जाएगा 7900 जूल के बराबर आ जाएगा, ठीक। बस इस डाटा को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, जूल में। अब देखिए ये कह रहा कि फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस सी वी इक्वल टू ए एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस सी वी इक्वल टू बी, सो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय। तो कह रहा कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो देखिए आप पढ़े हैं Cp माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए दिया है Cp माइनस सी वी इक्वल टू ए, और फिर दूसरे कंडीशन बी दिया, लेकिन दोनों के यहाँ डाई एटॉमिक गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, इस वजह से दोनों कंडीशन में क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, और ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट करके स्टेटमेंट में लिख दिया रहता Cp और Cv को, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते, तब R/m करके, R और नीचे मोलर वेट करके उसका फार्मूला लिखते, तो हाइड्रोजन केस में 2 लिखते और ऑक्सीजन केस में 16 लिखते, तब अरे 32 लिखते और वहाँ से कंपेयर करते तो ए इक्वल टू 16 बी आता। लेकिन वो चीज़ न लिखने की वजह से डायरेक्ट हम इस चीज़ को निकाल के ए इक्वल टू बी लिख दे रहे हैं, ओके। 15 क्वेश्चन करा कि अ साइंटिस्ट सेज द एफिशिएंसी ऑफ हिज हीट इंजन विच वर्क एट सोर्स टेम्परेचर इतना एंड सिंक टेम्परेचर इज इतना। तो क्या है सही है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए n इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होगा, तो सिंक का टेम्परेचर 27 है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300, और सोर्स का क्या है 127 है तो 400 होगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 3/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, और इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 25% आ रहा है। 25 वैल्यू आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक। जब इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0.25 आएगा इसका वैल्यू, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25% आ जाएगा, क्लियर। तो कह रहा कि ये कह रहा है कि 26% इफिशियंसी आ रहा है, कैसे, मैक्सिमम इफिशियंसी तो 25% ही है, कर्नाड साइकिल का जो फार्मूला है इससे, ये तो मैक्सिमम इफिशियंसी बताता है, और साइंटिस्ट साहब कह रहे हैं 26% है, इसका मतलब क्या है, ये इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस दिए गए टेम्परेचर पे उस हीट इंजन का मैक्सिमम इफिशियंसी 25 ही हो सकता है। तो कहाँ से आप 26 कर रहे हैं, मैक्सिमम जब 25 और 26 कहाँ से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो गलत है, ठीक, मतलब वो इम्पॉसिबल है, ओके। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ गैस इस टेम्परेचर, एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा आपका बढ़ेगा, ठीक, और जब एक्सपेंशन करेंगे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। डिफरेंट स्टेट से पास हो रहा है फिर इनिशियल स्टेट पे आ जा रहा है तो क्या कहलाएगा आपका साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा, ओके।
तो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये सब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना सीख लीजिएगा जैसे 18 में है। ठीक, कर रहा कि अ कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 3 to 7 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी विल बी। तो आपको देखिए पता है ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2/T1। ठीक, और T1 और T2 क्या होता है आपके एब्सोल्यूट स्केल वाले टेम्परेचर हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको 27 को और 3 to 7 को क्या करना पड़ेगा केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 273 से दोनों में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे। जब आप ऐड करके इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा T2 का वैल्यू वो कितना हो जाएगा 300 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 600। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 300 अपॉन 600, 0 0 कैंसिल। ठीक, तो कितना बचेगा 3/6 मतलब 1/2 मतलब 0.5। अब देखिए परसेंटेज पूछा है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50%। ठीक, 19 क्वेश्चन का रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन इतना एंड इतना। ठीक, तो इसके लिए देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, जब इसको आप सॉल्व किए होंगे तो क्या आया होगा कप्पा इक्वल टू पढ़े होंगे कितना आया होगा T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। बस इसमें ले आके इसके वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। जब इसके वैल्यू को आप पुट करेंगे T2 क्या आपका लोअर टेम्परेचर होता है और T1 हायर मानते हैं, तो क्या हो जाएगा जब कन्वर्ट करेंगे तो 300। ठीक, T2 ऊपर रहेगा 300 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 400 माइनस 300, 127 को कन्वर्ट करेंगे तो 400 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा आपका 300 अपॉन 100 आएगा, मतलब 3 इसका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक, इसका वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। ओके, 29 क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। कह रहा कि इसमें से कौन सा प्रोसेस आपका क्या है रिवर्सिबल है, जिसको एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन ले जा रहा है, मतलब मान लीजिए इनिशियल कंडीशन से फाइनल पर ले जा रहे हैं, फिर फाइनल से इनिशियल पर वापस हम ला सकें। इसमें कौन सा होगा आपका, जो ये होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये क्या होगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक, कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों इसमें क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, 20 का क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन करा कि अ इंजन हैज इफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, इट्स इफिशिएंसी इज डबल द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज। ठीक, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार आप भी अपने कॉपी पेन को उठाएगा सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज करके देखिए क्या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो मान ले रहे हैं ईटा 1 का वैल्यू कितना दिया है 1/6, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए इतना, ये लिखिए 1/6 इक्वल टू क्या है 1 माइनस T2/T1। ठीक, T2 किसका होता है सिंक का और T1 किसका होता है आपका सोर्स का। तो ये कंडीशन आपका है, तो यहाँ से देखिए T2/T1 कितना आ जाएगा, T2/T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5/6 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर क्या कर रहा है, अब फिर कह रहा है कि देखिए पहले कंडीशन देखिए T2/T1 कितना निकल के आया है, T2/T1 आपका 5/6 निकल के आ गया। अब कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, तब उस कंडीशन में आप बताइए कि इसका एफिशिएंसी क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको 2/6 लिख देंगे, पहले एफिशिएंसी कितना था 1/6 था, तब डबल करेंगे 2/6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस अब T2 ना होके उसमें से क्या हो जा रहा है उसका 62 डिग्री सेल्सियस वैल्यू क्या हो रहा है घट जा रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 99 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, सॉल्व करके देखिएगा। ठीक,
तो इसको सॉल्व करने पर आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करिएगा, 99 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील्स होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ाया गया होगा अच्छे से। ठीक, इसका क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, सी नंबर ऑप्शन स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कंजर्वेशन ऑफ हीट टू वर्क। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इन एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज द एंट्रोपी, इन एन इरिवर्सिबल, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज द एंट्रोपी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो हर एक केस में आपका क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे कोई चेंज हो। ठीक, अगर इरिवर्सिबल है तो उस केस में आपका क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ठीक, इसका मतलब 23 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देखिए गलती सी पे लगा दिया था, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, इंक्रीजेज वाला ऑप्शन। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एरिया ऑफ द कर्नाड साइकिल ऑन टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट्स। टीएस डायग्राम आप पढ़े हैं, इसमें जो एरिया होता है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो जो इसका एरिया होगा आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन इन अ साइकिल। ठीक, टीएस डायग्राम पढ़े होंगे, यस इधर बनाए होंगे, टी इधर बनाए होंगे, तो आप उसमें देखे होंगे डिफरेंट तरीके का शेप पढ़े होंगे। तो क्या इस पर वर्क डन वो बताएगा। जैसे पीवी वाला आप डायग्राम पढ़े होंगे तो क्या बताता था, एरिया अंडर द कर्व आप पढ़े होंगे, वो फॉर्मूला मैथ में इंटीग्रेशन में स्ट्रिप ड्रा करना आप पढ़े होंगे, उससे एरिया निकालते हैं। तो सेम प्रोसेस क्या होता है, इसमें भी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन करा कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन, एंट्रोपी किसमें कांस्टेंट होता है। तो देखिए इसका क्या होगा, 25 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एंट्रोपी आपका कांस्टेंट होता है, क्योंकि यस इक्वल टू आप पढ़े हैं डेल क्यू बाई टी होता है। ठीक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसमें बाहर से हीट ना अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है, तो हीट चेंज क्या होगा, उसमें जीरो होगा। तो जब ये जीरो होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इस वजह से सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन करा कि इन अ कंप्लीट कर्नाड साइकिल द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इनवर्स इज। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, जो ए नंबर ऑप्शन है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, जीरो। कंप्लीट कर्नाड साइकिल में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इज द आउटकम ऑफ, ये किसका आउटकम है, किसका, ये जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये आप देखिए जब एंट्रोपी पढ़े होंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके इसको पढ़े होंगे। ठीक, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन करा कि ऑन अ टीएस डायग्राम द आइसोथर्मल आर। तो देखिए टीएस डायग्राम पे आइसोथर्मल की बात किया जाए, टेम्परेचर किस पे होता है आपका, वाई एक्सिस पे होता है, और एंट्रोपी क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। तो आइसोथर्मल की बात किया तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर टीएस डायग्राम पे देखा जाए तो जो आइसोथर्मल आपका होगा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक, मतलब इसका क्या होगा, सी, इसका जो होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन करा कि द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 8 केल्विन पर ग्राम। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन आइस, द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑफ सेम टेम्परेचर इज। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आप लिख लीजिएगा, टेम्परेचर सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यल का वैल्यू कितना दिया है, 80 कैलोरी पर ग्राम दिया है, और जो यम का वैल्यू दिया है 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम आइस की बात कर रहा है, और टी आपका 0 डिग्री सेल्सियस दिया, तो कैल्विन में क्या हो जाएगा, 273 ऐड कर देंगे तो 273 कैल्विन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से आप पढ़ें क्यू इक्वल टू क्या होता है, ml होता है। इस वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, कितना होगा, 80 आएगा। ठीक, और फिर यस इक्वल टू क्या होता है आपका, एंट्रोपी की बात कर रहा है, द चेंज इन एंट्रोपी, यस इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल क्यू बाई टी होता है। तो डेल क्यू का वैल्यू कितना है 80 और टी का वैल्यू कितना है 273। तो जब आप इसको भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट निकल के आएगा, 0.293 कैल्विन इंटू
सॉरी 0.293 कैलोरी पर कैल्विन या कैलोरी इंटू कैल्विन इनवर्स करके देखिए लिखा है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके 39 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन टोटल हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एज अ होल। तो 39 क्वेश्चन का क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्या होगा इंक्रीजेस। ठीक ये सब तो आपको पढ़ाएगा, छोटा छोटा डिफिनेशन है। 31 क्वेश्चन का रहा कि द चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए अभी पहले भी आ चुका, क्या होगा जीरो होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 का रहा कि द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है कार्नोट इंजन पर डिपेंड करता है। ठीक अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन अ रिवर्सल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। रिवर्सल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो रिवर्सल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो आपका एंट्रोपी होता है सिस्टम का क्या होता है जीरो होता है। ठीक अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इन अ रिवर्सल साइकिल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इतना। रिवर्सल साइकिल की बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कितना, इसका वैल्यू क्या होगा, जिसका क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तभी तो एंट्रोपी जीरो होता है। यस इक्वल टू अगर हम इस तरह लिख रहे हैं dq/dt तो यह क्या है, अगर रिवर्सल प्रोसेस है तो ये वैल्यू क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो होगा तो क्या होगा यस का वैल्यू जो है आपका क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में जो वैल्यू है सब जीरो, यस जीरो हो जाएगा। वही तो ऊपर देखिए स्टेटमेंट करके दिया है, इसमें इंटीग्रेशन करके दिया है। ठीक अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्लासियस कैलेफ्रॉन इक्वेशन इज। तो इसमें से कौन सा क्लासियस कैलेफ्रॉन इक्वेशन है, इसको भी आप पढ़े होंगे। कौन सा इक्वेशन है इसमें से, तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा dp/dt = L/T v2 - v1। ठीक 35 MCQ हैं इसमें, आप इसको अच्छे से पढ़िए। आगे इसके सेकंड पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए जाएंगे और लगेगा कि अभी कुछ और इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आपको दिया जाना चाहिए, तो एक पार्ट और बनेगा, मतलब 3 पार्ट बन जाएगा। ठीक मेरा पूरा कोशिश रहेगा 25 तक आपको हर एक चैप्टर का MCQ प्रोवाइड कर दिया जाए। ओके थैंक यू, आप इन लेक्चर को अच्छे से देखें।